ये टॉपिक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ब्रेक इवन एनालिसिस, बिजनेस इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग या बिजनेस इकोनॉमिक्स या उसके अलावा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो आप कोर्स पढ़ रहे हो, इसके अंदर बहुत ही की कॉन्सेप्ट है ये ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, और हर किसी अकाउंट्स ऑफिसर को या अकाउंट्स ऑफिसर के अलावा किसी बिजनेसमैन को या किसी फाइनेंशियल डायरेक्टर को या कॉस्ट मैनेजमेंट जो अकाउंटेंट होते हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट है और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसको आज हमने देखना है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखें और इतना सीखें कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना आ जाए। तो देखें, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। हम देखते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या। ये इस्तेमाल ये फैसला करना हो कि कितनी वॉल्यूम कितना होना चाहिए कर सके, प्रॉफिट स्टार्ट कर सके। ब्रेक इवन उनके लिए मतलब यूजफुल होता है जो कि प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहे होते हैं कि हमने प्राइस क्या चार्ज करनी है अपनी प्रोडक्ट की। ठीक है, आइदर एज अ पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग, खा तो वो मार्केटिंग का हिस्सा होते हैं, उसका प्लान कर रहे होते हैं, या फिर कोई ओवरऑल बिजनेस प्लान कर रहे होते हैं। उनके लिए ब्रेक इवन एनालिसिस को जानना बहुत जरूरी होता है। इकोनॉमिक्स में या बिजनेस में स्पेशली मैंने जैसे बात की कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है, बीईपी भी से कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, ऐसा पॉइंट है जहां पे कॉस्ट और एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसमें कोई नेट लॉस नहीं होता या ना ही कोई नेट गेन होता है। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जब आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपस में इक्वल हो जाए तो हम इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है ना। तो होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। चले हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर मैं आपको थोड़ा इसका इसकी डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम ब्रेक इवन पॉइंट की आपके सामने आ रही है। देखो, इसमें ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये कॉस्ट कर्व है, ये कॉस्ट कर्व है। ठीक है, या मैं इस पे लाइन लगाता हूँ, ये कॉस्ट कर्व है। ठीक है, लेकिन ये जो ओरिजिन से स्टार्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका रेवेन्यू कर्व है। ठीक है, अब रेवेन्यू यहाँ पे ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया ट्रायंगुलर एरिया रेड, ये लॉस है, ये लॉस है। लॉस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट जो है वो ज्यादा है और जो आपका सेल्स रेवेन्यू है वो क्या है, कम है, लेस है। इसी तरह ये जो ब्लू एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ब्लू एरिया आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगुलर शेप में, यहाँ पे आपकी कॉस्ट नीचे चली गई, यहाँ पे कॉस्ट लेस है और आपका जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट जनरली मैं जो आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। अगर हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाएं तो मैं आपको न्यूमेरिकली भी लाजमी तौर पे सिखाना चाहूंगा कि आप हर तरीके से इसको सीखें। ठीक है, इसकी असम्पशंस भी हमने पढ़नी। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है, इसको जब हमने कैलकुलेट करना होता है कि मतलब कैसे मतलब हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल हो जाए, वी मस्ट फर्स्ट लुक एट दी कॉस्ट प्राइस एंड रेवेन्यू इन्वॉल्व। तो हमें अपनी कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू जितना उसमें आ रहा है हमें उसको देखना होता है। ठीक है, तो अब दो बेसिक टाइप्स हैं कॉस्ट की। एक कंपनी की जो दो बेसिक किस्म की कॉस्ट अकर होती है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है दैट चेंज विद चेंज इन प्रोडक्शन लेवल्स और सेल्स। आपने जब प्रोडक्शन को का लेवल बढ़ाना होता है या सेल्स का लेवल बढ़ाना होता है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट उसी हिसाब से बढ़ती है, कम करेंगे तो कम हो जाती है। ठीक है, जिसमें आप रॉ मटेरियल की एग्जांपल ले लें, रॉ मटेरियल जो है ये वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल है। फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट रिमेन रफली द सेम रिगार्डलेस ऑफ सेल्स आउटपुट लेवल। ठीक है, ये सेम रहती है, ये फिक्स रहती है। ठीक है, इसमें आप रेंट की बात कर लें, आप इसमें इंश्योरेंस की बात कर लें, आप इसमें वेजेस की बात कर लें, ये फिक्स कॉस्ट होती है। ये दोनों किस्म की कॉस्ट को अगर हम मिलाएं, फिक्स को और वेरिएबल को,
तो हमारे पास बनती है टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। तो होप सो आपने फिक्स और वेरिएबल के डिफरेंस को देखा होगा। अब ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। यूनिट प्राइस क्या होती है, किसी एक प्रोडक्ट की, किसी एक यूनिट की जो प्राइस होती है, the amount of money charged to the customer for each unit of product or service, ये यूनिट प्राइस होती है। मिसाल के तौर पे आप अगर सिगरेट्स के डब्बियां खरीदते हैं तो एक जो आप सिगरेट की डिब्बी खरीदते हैं वो एक यूनिट है। अगर वो 100 रुपए की मिल रही है या 150 की मिल रही है तो वो यूनिट प्राइस है। सॉरी। टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल, जैसे मैंने अभी बात की कि उसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल होती हैं, ठीक है। इसी तरह टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका यह है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स है सेल के, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें वेरिएबल कॉस्ट के यूनिट से, ठीक है, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आती है। लेट्स सपोज कि आपके जो एक्सपेक्टेड यूनिट्स हैं सेल के वो 100 है, 100 है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी 100 यूनिट हमारे बिक जाएंगे, और एक एक जो वेरिएबल यूनिट कॉस्ट है उसके ऊपर आती है 20, ठीक है। तो आपकी जो फिर टोटल में जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी वो 2000 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे, यूनिट प्राइस, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट का अगर, क्योंकि कॉस्ट का अगर आप जानेंगे तो आपको ब्रेक इवन का भी पता चलेगा, क्योंकि ये टोटली सप्लाई साइड है कॉस्ट की, और आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू यू नो कि जितनी आपकी एक्सपेक्टेड सेल होती है और जो आपकी यूनिट प्राइस होती है उनको मल्टीप्लाई करके हम टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेड सेल जो है वो 100 यूनिट, जैसे मैं पीछे बात कर रहा था, और उसकी प्राइस आपने रखी है 30 रुपीज, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, 3000 पीकेआर बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 3000 पीकेआर ये बन जाएगी। प्रॉफिट लॉस की बात करें, द मॉनेटरी गेन और लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम रेवेन्यू आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल एसोसिएटेड कॉस्ट, तमाम किस्म की कॉस्ट को रेवेन्यू में से निकाल दें, अगर तो वो नेगेटिव आए तो फिर वो लॉस है, और अगर वो पॉजिटिव आ जाए, यानी टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट निकालें और वो पॉजिटिव आ जाए, तो फिर वो जनाब आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बात समझ आ गई। तो ये टर्म्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, मैं कुछ रिवाइज भी आपको करवा रहा था, और अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली आप जान गए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं पे इन टर्मिनोलॉजीज में, इन चीजों में प्रॉब्लम आए तो अपना माइक ओपन करके आपने सवाल कर लेना है। अब इस थ्योरी के अंदर, ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर, देखो इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी थ्योरीज हैं, यू नो, अजम्पशंस पे बेस करती हैं। हम कुछ ना कुछ चीजों को एज्यूम करते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये ऐसे होगा। तो इसके अंदर भी बिल्कुल ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर भी कुछ अजम्पशंस हैं जिनको आपने कांस्टेंट रखना है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जिस तरह के प्रोडक्शन है, या प्रोडक्शन के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन होती है, या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। तो ये तमाम किस्म की जो एक्टिविटीज होती हैं कॉस्ट की, प्रोडक्शन पे आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे आती हैं, सेलिंग पे, उनके आपने दो तरह की यूनिट कॉस्ट निकालनी है, वेरिएबल भी और फिक्स भी, अलग अलग निकालनी। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ टाइम, और आपने ये देखना है कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, उसको क्या रहना है, उसको कांस्टेंट रहना है। मतलब जितनी कॉस्ट 10वें यूनिट पे आएगी वेरिएबल, उतनी 11वें पे आएगी, उतनी वेरिएबल 12वें पे आएगी, उतनी 13वें पे आएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ठीक है। जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी जितनी भी आपकी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ जाए, जितना भी बढ़ जाए। आप 100 यूनिट, 1 लाख, 1 करोड़, जितने यूनिट आप मर्जी प्रोड्यूस करें, जो आपकी पर यूनिट जो आपकी फिक्स कॉस्ट आ रही वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो अनचेंज रहेगी, वो बदलेगी नहीं, वो कांस्टेंट रहेगी एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। आपकी जो सेल प्राइस आपने मुख्तस की है वो भी आपने सेम रखनी है, उसको बदलना नहीं है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज द ओनली फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस कॉस्ट। जो आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कम या ज्यादा, वो ही सिर्फ एक ऐसा फैक्टर होगा जो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देयर विल बी नो चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल। और आम जो कीमतें मार्केट के अंदर, जो चीजों की, रॉ मटेरियल की, ठीक है, बिजली की, पानी की जो कीमतें हैं, उनमें तब्दीली नहीं आएगी ड्यूरिंग दिस
कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। उसके अलावा देयर इज वन प्रोडक्ट एंड इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट द सेल्स रिमेन कांस्टेंट। एक प्रोडक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मल्टी प्रोडक्ट्स हैं तो जो सेल है उनकी फिर वो कांस्टेंट रहेगी। ये हम सारी चीजें अज्यूम कर लेते हैं। ये 6 अजम्पशंस हैं। होप सो आपको ये अजम्पशन समझ आई होंगी। इज इट क्लियर टू यू? ओके, अच्छा, चलें अब हम इसकी कंप्यूटेशन पे जाते हैं। यहाँ पे आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स जो है ऐसा सिंपल सब्जेक्ट है कि जिसमें डेफिनेशन से बच्चे को समझ ना आए तो एजम्पशंस बता देते हैं, एजम्पशन से समझ ना आए तो डायग्राम से समझा देते हैं, डायग्राम से समझ ना आए तो मैथमेटिकल निकाल लेते हैं उसका। अब मैथमेटिकल आप इसका देख लें। ब्रेक इवन पॉइंट जो है इन टर्म्स ऑफ यूनिट सेल्स, अगर हम कहते हैं कि यूनिट सेल जो है वो एक्स है, ठीक है, कैन बी डायरेक्टली कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो इसको डायरेक्टली टोटल रेवेन्यू की टर्म्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल कॉस्ट की टर्म्स में हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन हमेशा याद रखना होता वहां पे है जहां पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं? हम जितने यूनिट सेल किए हुए हों उन यूनिट्स को प्राइस ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इस तरह प्राइस ऑफ एक्स को अगर हम उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, पी इंटू एक्स करेंगे तो ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। और कॉस्ट आपको पता है दो तरह की होती है कॉस्ट, एक फिक्स होती है और एक वेरिएबल होती है। जो टोटल फिक्स कॉस्ट है लम सम, वो तो आपको आइडिया होता है, लेकिन वेरिएबल कैसे निकालनी होती है? वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी v इंटू एक्स, ठीक है। तो अब आगे आपने क्या करना है? आप इस vx, ये जो v इंटू एक्स है, ये जो यहाँ पे v इंटू एक्स है, अगर आप इसकी ट्रांसपोजिशन करते हैं v इंटू एक्स, इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा। जब ये इधर आके माइनस होगा तो आप क्या करेंगे? x दोनों में से कॉमन ले लें, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो p माइनस वी इंटू एक्स आ जाएगा आपके पास, जैसा कि ये आया। तो आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। टोटल फिक्स कॉस्ट का फार्मूला फिर क्या बनेगा? p माइनस वी इंटू एक्स। और अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड निकालने हैं कि हम कितने यूनिट सेल करें कि हम ब्रेक इवन पे चले जाएं, तो फिर आप x को इधर ही रहने दें और p माइनस वी को उठा के इधर ले जाएं, ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली जो है फार्मूला है, जो फार्मूला आपको ये बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स आप सेल करें तो आप बराबर बराबर आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, इस न्यूमेरिकल की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट your fixed cost for producing 1 lakh product worth 30,000 rupees a year, मतलब 1 लाख और 30,000 जो है फिक्स कॉस्ट आती है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट आती है जनाब 2.20 मटेरियल्स के ऊपर और ₹4 लेबर के ऊपर एंड 0.80 ओवरहेड्स के ऊपर। तो जो इसकी टोटल जो इसकी कॉस्ट बनेगी वो ₹7 बनेगी, ठीक है। अगर आप ये चॉइस करते हैं कि सेलिंग प्राइस 12 रुपीज जो है वो सेलिंग प्राइस है हर एक प्रोडक्ट की, एक यूनिट की, तो फिर आपका ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला यही हम लगाएंगे जो पीछे अभी हम डिस्कस करके आए। ये फार्मूला हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब इस फार्मूला को जब हम लगाएंगे तो फार्मूला आप बेशक आप इसको कैलकुलेट करके देख लें। हमारे पास जो टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही थी 30,000 आ रही थी, तो हम क्या करेंगे? इस 30,000 को उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। इसी तरह सॉरी, इसको डिवाइड करेंगे हम, जो फिक्स कॉस्ट हमारी आ रही थी वो 12 आ रही थी, ठीक है। तो इस 12 को उठाएंगे, यहाँ पुट कर देंगे। इसी तरह जो हमारी कॉस्ट आ रही थी, ये तो 12 तो सेलिंग प्राइस है, जो कॉस्ट आ रही थी हमारी वो 7 आ रही थी, वो हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 होगा। यानी आप अगर इस 30,000 को आप 5,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6,000।
क्या आ जाएगा 6000, जैसा कि ये 6000 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो दिस इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट हैव टू बी सोल्ड एट सेलिंग प्राइस ऑफ ₹12, ठीक है, बिफोर योर बिजनेस विल स्टार्ट टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। यानी यहाँ पे इस एग्जाम्पल से ये पता चल रहा है कि अगर आप 12 रुपीज पर यूनिट की प्राइस करते हैं तो वहां 12 रुपीज पे आप क्या है कि आप ब्रेक इवन एनालिसिस पे चले जाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पे चले जाएंगे। ये एक एग्जांपल थी जो मैं आपको शो कर रहा था, ठीक है। ये एग्जांपल सिंपल थी, आपको समझ आई है, क्लियर है, आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए पूछा जाए तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके किसी भी बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? यस सर, यस सर। जी सर। चले, इसकी एक एग्जांपल और मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन अब मैं डायग्रामेटिकली आपको बता दूं ब्रेक इवन एनालिसिस का। ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ग्रीन कलर में जो कर्व नजर आ रहे हैं, ये टोटल रेवेन्यू के, ये टोटल रेवेन्यू के मुख्तलिफ हैं, ठीक है। और इसी तरह जो कॉस्ट का ये रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है ये टोटल कॉस्ट का कर्व है यहाँ पे, ठीक है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल जो कॉस्ट है ये ब्लू लाइन है वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं, मैं आपको इंडिकेट करके बताता हूँ। एक ये ब्रेक इवन पॉइंट है, एक ये ब्रेक इवन पॉइंट है, एक ये ब्रेक इवन पॉइंट है, एक ये ब्रेक इवन पॉइंट है। लेकिन असल में ब्रेक इवन पॉइंट होना कौन सा चाहिए? ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है, ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा है। अगर पिछले ब्रेक इवन पॉइंट पे जाएं तो वहां पे प्रॉफिट का मार्जिन कम है। अगर आप देखें तो ये सिर्फ मैं वो एरिया हाईलाइट करता हूँ, इतना सा बनता है प्रॉफिट, तो वो तो कम है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जहां पे ये क्वांटिटी Q1 शो की हुई है, तो वहां पे जनाब आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ये इतना इतना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, तो ये Q1 क्वांटिटी जो है सेल करनी पड़ेगी। ये फिक्स कॉस्ट आपको नजर आ रही है, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है ना। इसके साथ थोड़ी सी जो है ना इंडिकेशन आपको दी हुई है, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। द ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट। द फर्म in this example would have to sell Q1 quantity to generate sufficient revenue, ठीक है, टू कवर इट्स कॉस्ट। अगर वो Q1 से कम बेचेगी तो फिर उसकी कॉस्ट कवर नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये चीज। अब चले मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ, इसके साथ ही एक और डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें ज्यादा आपको शायद क्लियरली पता चले। टोटल रेवेन्यू का कर्व एक ये बनता है जब प्राइस आप 3 रुपए चार्ज करें, एक ये कर्व बनता है जब प्राइस आप 2 रुपए चार्ज करें, ठीक है। तो अब ब्रेक इवन यहाँ पे दो जगहों पे शो किया हुआ है, तो आप मुझे अब बताएं कि कौन सा ब्रेक इवन फेवरेबल रहेगा, कौन सा बेहतर है, ये वाला बेहतर है या फिर ये वाला बेहतर है? भाई ये वाला ब्रेक इवन बेहतर है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है, इस ब्रेक इवन पॉइंट की अगर बात करें, इस ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इतना है जितना मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। लेकिन अगर हम ये नहीं करते, ये नहीं करते और हम कहते हैं कि जी ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट सही है, तो फिर प्रॉफिट मार्जिन आपके सामने इतना सा इतू सा होगा, ठीक है। तो बेहतर तो यही है कि ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए, यानी ये वाला जो ब्रेक इवन है इससे भी कम प्राइस को चार्ज करने की कोशिश करती, तो इट वुड नीड टू सेल मोर यूनिट्स बिफोर कवरिंग इट कॉस्ट। तो इसको ज्यादा ज्यादा यूनिट्स जो है वो सेल करने पड़ेंगे। यानी अगर वो अपनी प्राइस कम करेगी तो फिर इसको पेइंग है या फिर कस्टमर गरीब है। तो अगर गरीब है तो प्राइस को कम करके यूनिट ज्यादा कर दे, और अगर वो पेइंग है तो फिर यूनिट्स कम करके उसकी प्राइस बढ़ा दे, ठीक है ना। तो फाइनली जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एरिया होता है ये लॉस वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट जो है वो आपकी कम है और आपका टोटल रेवेन्यू
इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो शायद के साथ किसी ने शेयर ना किया हो, और वो कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ बिजनेस, ये बिजनेस की स्ट्रेंथ को शो करती है। इट इनेबल्स अ बिजनेस टू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट, व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट इट हैज गेन्ड, ये बताती है कि एग्जैक्ट आपने अमाउंट कितनी गेन की है, कितना आपने लॉस किया है, और आपको कहां पर ये चलता है मार्जिन है क्या। आप जो करंट आउटपुट होती है उसमें से अगर आप ब्रेक इवन आउटपुट निकाल दें तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। या इस तरह भी समझ नहीं आती तो जो आपकी एक्चुअल सेल है वो ब्रेक इवन पॉइंट सेल से आप उसको माइनस कर दें तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। ठीक है, आपकी का अगर आपने परसेंटेज निकालना हो तो उसका फार्मूला आप ये देखें, करंट आउटपुट माइनस ब्रेक इवन आउटपुट डिवाइडेड बाय करंट आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह मार्जिन ऑफ सेफ्टी डेफिनेटली आपको समझ तो आई होगी, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आपको इतना मुकम्मल आइडिया नहीं हुआ तो मैं आपको एरिया दिखा देता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। ये देखें, ये जो डायग्राम आपके पास आ रही है, अगर आप इसको एज अ ब्रेक इवन कंसिडर करते हैं इस पॉइंट को, तो आपके पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो इतना सा होगा, इतना सा टीएफसी के नीचे नीचे। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो मार्जिन आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होता है, ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है, तो फिर आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना होगा, इतना होगा। लेकिन अगर आपका जो आपकी सेल्स है वो Q2 पे चली जाती है, ठीक है, Q2 पे चली जाती है, यानी आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो मतलब आगे चला जाता है, तो फिर आपके पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। ठीक है, और इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में ये साइड पे आपके साथ आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और पढ़ सकते हो कि व्हाट अबाउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डिटेल। ठीक है, तो होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और माइट बी कि आपने पहली दफा इसको देखा। अब इसके इस्तेमालात क्या है, यूजेस क्या है ब्रेक इवन पॉइंट के। देखो, कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज है, जैसे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो ये आपके किस काम आने वाला है, ये हेल्पफुल होता है इन डिक्लाइनिंग द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सेल। ये आपके लिए फायदेमंद होता है कि आप कम से कम कितनी सेल करें, आपको पता चल जाता है कि कम से कम हम इतनी सेल करेंगे तो हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस, जब आप अपनी प्राइस को टेंडर करते हैं तो आपको पता चलता है उसके अलावा आपने अगर आपने सेल्स प्राइस या क्वांटिटी को मुख्तस करना हो तो उसके लिए ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, या उसके अलावा अगर आपने मार्जिनल कॉस्ट को डिटरमाइन करना है कि हमारी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है, तो उसके लिए आपका जो ब्रेक इवन एनालिसिस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको फायदे हो सकते हैं अगर आप ब्रेक इवन एनालिसिस को अच्छी तरह सीख लेते हैं और अपने किसी भी बिजनेस के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर ये ब्रेक इवन अप्लाई नहीं होता, जिनको हम लिमिटेशंस कहते हैं या क्रिटिसिज्म कहते हैं, तो वो आपके सामने है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज ओनली अ सप्लाई साइड, कॉस्ट की सप्लाई साइड है। ठीक है, ये डिमांड साइड नहीं है। ठीक है, उसके हिसाब से हमने देखा ही नहीं है। इट अज्यूम्स द फिक्स कॉस्ट, ठीक है, और कांस्टेंट, लेकिन जरूरी नहीं है कि फिक्स कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहे। जैसे रेंट ऑफ बिल्डिंग है, हो सकता है रेंट ऑफ बिल्डिंग 10% के हिसाब से एनुअली बढ़ता हो, तो वो फिक्स तो नहीं होगा। हो सकता है आपका जो फ्यूल जो लग रहा है उसकी प्राइस बढ़ रही हो,
हो सकता है कि आपके जो बिल्डिंग के अखराजात हैं वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, या कम हो जाए, तो कॉस्ट फिक्स नहीं हो सकती। उसके अलावा assumes एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट एट लीस्ट इन रेंज लाइकली क्वांटिटीज ऑफ सेल। और उसके अलावा ये अज्यूम करता है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो प्रोड्यूस करें वो सारे का सारा ही आपका सेल हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है, आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं होती। मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज जो होती हैं वो एज्यूम करती हैं कि रिलेटिव प्रपोजिशंस, हर एक प्रोडक्ट की वो रिलेटिव जो प्रपोजिशंस हैं उनको देखती हैं, उनको सेल करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं, जो प्रोडक्शन करती हैं वो कांस्टेंट प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी जिनके ऊपर ब्रेक इवन एनालिसिस अप्लाई नहीं हो सकता, और ये कुछ लिमिटेशंस हैं जहां पे आपका ब्रेक इवन फेल भी होता है। आप जब भी ब्रेक इवन कर रहे हो तो इन चीजों को, इन मार्जिन को आपने ज़हन में रखना है। ये आपका कंक्लूजन का लास्ट वन आपका सेगमेंट चल रहा है, आप अपने माइक ओपन करके सवाल भी कर सकते हैं। एक कंपनी जो है वो उसको डिटरमाइन करना चाहिए अपना ब्रेक इवन पॉइंट अपनी सेल करने से पहले, चीजों को सेल करने से पहले डिटरमाइन करना चाहिए कि कितना हम सेल करें कि हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि इन ऑर्डर टू नो हाउ प्राइस योर प्रोडक्ट, कि आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखें, किस तरह रखें, यू फर्स्ट हैव टू नो हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेक इवन एनालिसिस इज सप्लाई साइड एनालिसिस, that it is only analyze the cost of sales। ये सिर्फ सेल्स की कॉस्ट को एनालाइज कर सकता है, बाकी जो एक्सटर्नल कॉस्ट होती है या एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज होती है उसको ये कैलकुलेट नहीं करता। फिर कंक्लूजन से हमने ये कंक्लूड किया कि इट डज नॉट एनालाइज हाउ डिमांड में बी अफेक्टेड और डिफरेंट प्राइस लेवल। डिमांड जो है मुख्तलिफ प्राइस लेवल के ऊपर जो है कितनी अफेक्ट होगी ये हमने देखा ही नहीं है। तो ये होप्स हो कि यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप क्वेश्चन कर लें, मैं आपके स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आपकी अटेंडेंस के, ठीक है। आपका कुछ सवाल है तब तक तो आप सवाल कर लें, अदरवाइज वी हैव टू एंड दिस मीटिंग। और इंशाल्लाह अगले किसी नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे यूजफुल टॉपिक के साथ दोबारा हम हाजिर होंगे और आपके साथ हमारा